तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी प्रगति क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के जो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर चल रहा है, जो फिजिक्स का है क्लास 10th का, उसका जो पहला चैप्टर है यही प्रकाश परावर्तन है ना। उसका हम लोग कुछ नोट्स देख रहे हैं, कुछ परिभाषाएं देख रहे हैं, कुछ इसमें हर चीज़ देख रहे हैं जो जुड़े हैं। थोड़ा ये शॉर्ट नोट्स टाइप का है, इसमें सब कुछ सीरीज वाइज चल रहा है। जैसे कि हम लोग प्रकाश के बारे में जाने, पहले पार्ट में प्रकाश के गुण के बारे में जाने, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाने, प्रतिबिंब के बारे में जाने, वास्तविक प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, समतल प्रतिबिंब के बारे में जाने, और देखें गोलीय दर्पण क्या होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वो देख लिए। अवतल दर्पण जिसमें उभरा हुआ तल और धंसा हुआ तल होता है, जिसमें धंसा हुआ तल होता है। अवतल दर्पण होता है जिसमें बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण के बारे में कुछ जो उसकी सामान्य प्रयुक्त होने वाली जो कुछ शब्द होते हैं, बिंदु, जो जिसे ध्रुव, वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र, फोकस दूरी, ये सब के बारे में जान लिए। मुख्य इन सब के द्वारा क्या होता है, इन सब के बारे में जान चुके थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लें। और फिर उसके बाद अवतल दर्पण किरण आरेख बनाने के नियम भी जान चुके हैं। 4 नियम होते हैं। जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से जाती है, जब मुख्य फोकस से आती है प्रकाश किरण तो दर्पण परावर्तन के बाद किधर से जाती है, जब वक्ता केंद्र से आती है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, और जब फोकस ध्रुव पे आती है प्रकाश किरण तो कैसे जाती है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और आज के इस क्लास में देखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बनने प्रतिबिंब। जैसे कि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये, ठीक है, एक मिनट, ये देखने वाले हैं सब अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो क्या है क्या नहीं है, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये चारों चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। पहला अनंत पे, दूसरा सी से पर, मतलब ये सी पर, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र तथा अनंत के पहले, मतलब दोनों के बीच में। ये चलिए यहाँ से तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे ये सब क्या है क्या नहीं है। आइए वो फिगर चैप्टर सब कुछ बना के आप लोगों को दिखाते हैं, तभी आप लोग समझेंगे, ऐसे तो नहीं समझ पाएगा कोई, ठीक है। पहला क्या है, पहला जो उसमें पूछता है, पहला जो है, जब वस्तु अनंत पे होती है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये है पहला। और यही पूछा है पहला अनंत, जब वस्तु अनंत पे रखी हो, मतलब यहाँ तक तो है सी तक। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण के नियम में, जब तक दो लाइनें इंटरसेक्ट ना करें तब तक, मतलब दो लाइनें आपस में कटे ना, तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। दो लाइनें कटनी जरूरी होती है, इसलिए हमेशा दो नियम जरूर लगेंगे। जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम है ना, जो ऊपर पढ़े हैं, जैसे कि ऊपर पढ़े हैं, क्या है दिखा दे रहे हैं, ये ऊपर जो पढ़े हैं ना, अवतल दर्पण किरण आरेख बनाने के नियम ना, इसमें से दो नियम पक्का लगेंगे तभी जाके होगा। तो दो नियम लगेंगे हमेशा। तो आइए देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे होगी तो कहाँ पे होगी, जब वस्तु अनंत पे होगी तो अनंत पे वस्तु रखी है। अब वस्तु अनंत पे रखी है तो ऐसे रखी है, अब इस पे दो जो प्रकाश की किरण होगी वो लिख लेगी। आप चाहे तो ऐसे लेके जा सकते हैं इसको, आप चाहे तो नीचे ऊपर से, या फिर यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। आप कहीं से भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ वस्तु रखिए, यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण पे आपतित होगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। ये पहला नियम पढ़े हैं। अब यही पहले नियम पे लग जाएगा, इसी पहले नियम पे इसको काट देंगे। फिर नीचे से एक प्रकाश किरण जाएगी दर्पण पे आपतित होगी, फिर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाएगी। ये हमेशा होता है। और यहीं दो लाइनें कट करेंगी, वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर। जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस में बनता है तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये सीधा है, देखिए
क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, मुख्य फोकस पर एकदम बिंदु की साइज की होगी, एकदम छोटी होगी और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, मतलब वस्तु तो बहुत बड़ी है और जो आकार उसका बना है बहुत ही ज़्यादा ही छोटा बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक बनता है और कहाँ बनना है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बन रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होगी। ठीक है, आइए अब दूसरा जान लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत से पहले हो, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है। अब इसके वस्तु बीच में रखी है। जब वस्तु बीच में रखी हो तो जब हम क्या कहें, दो प्रकाश किरणें लीजिए, दो नियम लगाइए, इंटरसेक्ट कीजिए लाइनों को, तो आपका प्रतिबिंब जहाँ काटेंगी दो लाइनें वहीं बनेगा। तो एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब यहाँ इंटरसेक्ट की, प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बन गया और ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पे बना है। लेकिन कुछ मुझे इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि जब वस्तु अनंत पे रखी होती है ना, और अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी होती है, वस्तु प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र से पहले होता है। तो वक्रता केंद्र यहाँ है। ठीक है, वक्रता केंद्र यहाँ है और प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक है, ये नहीं कि वक्रता केंद्र पे है, वक्रता केंद्र के बीच है। तो आइए ऊपर देख लेते हैं दूसरे में क्या है। जो वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत पर रखी हो तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए क्या बोले, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। प्रतिबिंब का आकार छोटा है, मतलब वस्तु बड़ी है, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है, क्योंकि दर्पण के पीछे तो बन नहीं रहा है, दर्पण के इधर ही बन रहा है, वास्तविक है। और प्रकृति क्या क्या है, उल्टी है, क्योंकि वो नीचे साइड बन रहा है ना, तो इसलिए ये उल्टा है। अब आइए तीसरा जान लेते हैं, जब वक्रता केंद्र पे हो। ठीक है, जब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पे होने की वजह से आप देखिए दो नियम लगा दीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, ठीक है, वक्रता केंद्र पे यहाँ वस्तु रखी है। अब इससे दो प्रकाश किरण लीजिए और दर्पण पे डालिए, फिर परावर्तन होके उन वो दो लाइन, मतलब प्रकाश की जो लाइनें हैं जहाँ कट करेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहला मुख्य फोकस से लेता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर लेता हूँ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात सॉरी रुकिए, परावर्तन के मुख्य फोकस से होकर जाती है। अरे यार ये ठीक है, सीधे नहीं बन पा रही है मुख्य, फिर दूसरी मुख्य फोकस से होके जाएगी। अब तो सही बना के रहूँगा। ये है, ये गई, ये आई, फिर एक यहाँ से प्रकाश किरण गए मुख्य फोकस से, और फिर आपतित होगी, फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों एक ही यहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ बन जाएगा। और प्रतिबिंब का देखिए कहाँ निर्माण हो रहा है, ये वक्रता केंद्र पे ही हो रहा है। और वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र, दोनों एक ही हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, वस्तु की साइज हो जाएगी बराबर, अथवा प्रतिबिंब वस्तु के आकार की, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार की, और वास्तविक उल्टा हो जाएगा। और इसमें क्या पूछता है, वास्तविक उल्टा हो जाएगा और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का और वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, समान साइज, वास्तविक तथा उल्टा। क्या बोले, हो गया ना तीसरा, ये फंडा समझ में आ गया। अब आइए चौथा देखते हैं। चौथा, इसमें 6 निर्माण होता है, 3 तो देख चुके हैं, अब चौथा देखते हैं। चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह मैं समझाते जाऊंगा, आप लोग समझते। चौथा, फोकस, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस यहाँ है, दोनों के बीच में जो वस्तु रखी है यहाँ। अब जब इससे दो प्रकाश किरणें लिख जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होके जाएगी, जैसे दिख रहा है मुख्य फोकस से होके गई, और फिर एक मुख्य फोकस से होकर जाएगी और आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर ये जहाँ कट करेगी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये कट कर रही है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, और साइज है वस्तु से बड़ा, और इसका वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आइए देख लेते हैं चौथा। चौथा क्या है,
चौथा वक्ता केंद्र फोकस के बीच वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्ता केंद्र से और तथा वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो रहा है। ये से पर नहीं, ये वक्ता केंद्र तथा अनंत होगा। और वस्तु से प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा और आभास वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। और एक ऐसा कंडीशन आती है अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब आभासी बन जाता है। ठीक है, वो तो ये वाला है जो छठवां लास्ट वाला रहेगा ना, वो छठवां जो है ना ये इसमें आभासी बनता है। आइए पांचवा देख लेते हैं तब छठवें में चलते हैं, बहुत मस्त है। ठीक है, उसमें चौथा वाला कंडीशन लग जाता है, लेकिन आज अभी तक पाँचवा पढ़ेंगे तो अब चौथा वाला जो नियम पढ़े हैं ना वो नहीं लगेगा, लगता है वो लास्ट वाले में लगता है। तो आइए पांचवा देख लेते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पे यहाँ पे है, ठीक है ना, एक मुख्य अक्ष की समांतर ले जाएंगे, परावर्तन के मुख्य फोकस होके जाएगी। ठीक है, ये तो पहला हो गया कंडीशन। दूसरा, वक्ता केंद्र से जाएगी प्रकाश किरणें, फिर परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में अपने मार्ग में वापस लौटेगी। ये चलती जाएंगी, ये जाके 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 अनंत पे मिलेंगी। ठीक है, ये जाके अनंत पे मिल जाएंगी। तो वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पे, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, साइज हो जाएगा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा हो कह दीजिए। और क्या नाम है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, ये पांचवें का है। आइए देख लीजिए पांचवें का क्या है। जो वस्तु मुख्य फोकस पर हो, अनंत पर बनेगी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब लास्ट वाला कंडीशन छठवां वाला देख लेते हैं। छठवां वाला देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये लास्ट है, समझ लेंगे तो अच्छी चीज़ है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको कलर कर दूंगा पूरा गायब कर दिया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच यानी पोल पी जिसे कहते हैं के बीच रखी हो, यहाँ जब यहाँ रखी है, इससे दो किरण मतलब जो दो नियम है प्रकाश के, वो अवतल दर्पण के लिए प्रकाश के जो दो नियम है वो लगा लीजिए। आप लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो दो नियम है तो लगाइए। पहला वक्ता केंद्र लगाइए, वक्ता केंद्र पे लगाएंगे तो ये, ठीक है, वक्ता केंद्र पे लगाएंगे तो ये वापस अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसमें कोई परावर्तन नहीं था। इसको फिर जब ये कटी नहीं तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, जब पीछे बढ़ा के लेके जाएंगे ना पॉइंट करके ये यहाँ आके, और फिर एक नियम लगाइए ध्रुव से प्रकाश किरण आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वापस उसी कोण से निकल जाती है। और फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये जहाँ पे कट करेगी, ठीक है, इसको पीछे बढ़ाएंगे वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसको पीछे बढ़ाएंगे, आप ये फोकस वाला भी लगा सकते थे। फोकस वाला यहाँ से जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, फिर पीछे बढ़ाते तो तब भी यहीं कट करता। वक्ता केंद्र वाला भी जाता, यहीं कट करता, तब भी यही बनता। आप कोई भी नियम लगा लीजिए तब भी वहीं कट करता, पीछे ही। तो आप लोग ये भी सोचेंगे कि ये तो फोकस वाला अगर लेके जाते तो यहीं कट कर देता, लेकिन आपतित होने के बाद जब परावर्तित किरण होती है तब जो कट करता है तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये नहीं कि जा ही रही है तो भी कट कर दे तो मतलब प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। ऐसे आपतित होने के बाद परावर्तन के बाद होता है। जब आप जब शीशे के सामने खड़े ही नहीं होंगे तो आपका कैसे उसमें बन जाएगा चित्र। तो शीशे के सामने खड़ा होना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा है और नहीं। तो ये हो चुका है। इसमें वस्तु जब ध्रुव तथा फोकस के बीच हो और इसके बाद दर्पण के पीछे, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब का आकार विवर्धित बड़ा, मतलब कि बहुत वस्तु से बड़ा हो। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा हो जाएगा। ऐसा है। अब तो हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, मतलब कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बनने प्रतिबिंब 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 6 आप लोग देख चुके हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और अगर ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा। अगर
और अगर ना समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके फिर देख सकते हैं, तो समझ में आएगा। इस प्रैक्टिस सब कुछ है। आप लोग एक बार अपने कॉपी या रफ पे कीजिएगा इसको। और इसका उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ये अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं। तो सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। समांतर ये सब टॉर्च, सर्च लाइट से खोजने वाले वाहनों की हेडलाइटों में जो, जहाँ से जब बाइकों की नहीं आगे से जो लाइट लगी रहती है, हेडलाइटों में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए ये फैला देती है। ऐसा है कि अगर इसमें अगर आप बल्ब बारेंगे ना, इसके पहले बल्ब बर रहा है उसमें अगर आप अवतल दर्पण लगा देंगे ना, तो वो किरण को फैला देगी। ये नहीं कि बटोर देगी, बटोरने का काम उत्तल दर्पण को होता है, ये फैलाने का काम करती है। अभिसरित अपसरित, ठीक है, ये अभिसरित करता है, अपसरित नहीं करता, ठीक है, फैलाने का। दूसरा है दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मशीनों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। इससे आप बड़ा छोटे चीज़ों को बड़ा भी देख सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर पर पढ़ने में दिक्कत है, वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। अब तीसरा, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में जो नई सेविंग में दाढ़ी ओढ़ी वाला था उसमें भी इसका उपयोग किया। चौथा, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये चौथा है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे उत्तल दर्पण के बारे में है। अब उत्तल दर्पण के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में नहीं कवर करेंगे, मतलब अभी टाइम तो है, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। इसमें भी कुछ 4 नियम हैं जो हमें पढ़ने हैं। चलिए, तो पहला क्या है, उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आश्रित होते हुए प्रतीत होती है, मतलब कि इकट्ठा होते हुए प्रतीत होती है। अपसरित का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उत्तल दर्पण पढ़े हैं जैसे कि उसमें बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तल। जब बाहर की ओर उभरा हुआ तल होता है तो परावर्तन पृष्ठ भी बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, कलई किया हुआ तो अंदर हो जाता है। तो इस मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण आती है, आई सम्मुख से परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चला जाएगी, लेकिन फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे ना, जब इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। ये मुख्य फोकस होकर जाती है, तो इसका मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। सब कुछ इसका जो कलई किया हुआ जो धंसा हुआ तल होता है उधर ही होता है। और उत्तल दर्पण पीछे की ओर, अवतल दर्पण जो इधर इसका अंदर धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण का, और बाहर की ओर उभरा हुआ कलई किया हुआ होता है, ये उल्टा हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मतलब निकलते हुए प्रतीत होती है। तो जब मुख्य फोकस पे आएगी, ये मुख्य फोकस इसका है, यहाँ से आते हुए आती है, फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। तो ये दोनों नियम आप लगा सकते हैं। एक क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो मुख्य अक्ष की जब समांतर आती है तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती, मतलब मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और जब मुख्य फोकस की ओर आती है प्रकाश किरण, तो आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह नियम है। और फिर तीसरा क्या है, उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये तीसरा नियम वक्ता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आती हुई प्रतीत होती है, जैसे आप पॉइंट में देख पा रहे हैं, और फिर वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम, उत्तल दर्पण के मुख्य बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही
परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समांतर कोण बनाती है। उसमें भी अवतल दर्पण में पढ़े थे। यहाँ से जो मुख्य, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फिर इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो ये कट करेगा ही नहीं, लेकिन इसमें कोण मायने रखता है। अब इसमें दूसरा नियम लग जाएगा तो मुख्य ये इधर से जाती हुई प्रतीत होगी, फिर यहाँ कट करेगी तो ये बनेगा ही प्रतिबिंब ना। इसमें मिरर मतलब प्रतिबिंब का मिरर का मतलब मिरर में जो ये ऑब्जेक्ट का होता है तो वो बन जाएगा। चौथे को छोड़िए, चौथे का अभी देखिएगा ना कोई यूज नहीं होता है। आप देखेंगे ना चौथे का कोई यूज नहीं होता है। जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करना शुरू करेंगे ना तो चौथे का कुछ नहीं होता है। आज उत्तल और अवतल के मतलब अवतल और उत्तल के कुछ अवतल के बारे में जान लेते हैं, इन लोग के बारे में तो जान ही लेंगे। तो ठीक है, ये मजाक था थोड़ा। उत्तल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार, ये चीज़ हम लोग अवतल दर्पण में भी जाने थे, अब उत्तल दर्पण में भी जानेंगे। तो पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, वस्तु तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। तो देखिए, आइए दोनों जान लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, यहाँ वस्तु अनंत पर रखी है, दो नियम लगा लीजिए, सिंपल सा 2 नियम लगा लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो 2 नियम में एक मुख्य अक्ष के समांतर या फिर फोकस दूरी या फिर मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे भी लेके आइए। ये प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पे ही होगा। इसके एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, पॉइंट जो लगाएं। फिर एक नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो गया, मुख्य फोकस पे हो गया। तो प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पे होता है, एकदम बिंदु के आकार के साइज का होता है और बस वो आभासी होता है और उल्टा होता है। तो देखिए पहले का क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, फोकस पर दर्पण के पीछे, फोकस पे दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का आभासी से ज़्यादा सीधा बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा ही बनेगा ना, ऊपर की साइड बनता है हमेशा। इसमें प्रतिबिंब ऊपर की साइड बनता है, नीचे की साइड नहीं बनता है। तो दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। अब जब वस्तु ये अनंत है, ये ध्रुव है के बीच रखी है तो कहाँ बनेगा, तो 2 नियम लगा लीजिए। 2 नियम कैसे लगा लीजिए, एक पहला नियम, वक्ता केंद्र जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, आती हुई प्रतीत होती है वक्ता केंद्र पर। तो इसमें पॉइंट करके आगे बढ़ाएंगे, आती हुई प्रतीत होती है। और फिर एक नियम और लगाएंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कट करेगी, जहाँ कट कर रही है वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच और वस्तु से छोटा और आभासी सीधा। ठीक है, दूसरा ये देखिए, चौथा नियम इसमें लगा ही नहीं है। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी हो तो ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, मुख्य फोकस बोलिए चाहे फोकस बोलिए, वस्तु से छोटा और आभासी तथा सीधा, ये 2 नियम इसमें सिर्फ लगते हैं। उसमें अवतल दर्पण में 6 नियम थे, इसमें 2 नियम है प्रतिबिंब बनने के। तो आइए अब उत्तर दर्पण का देखें उपयोग। अब उत्तर दर्पण का भी उपयोग देख लेते हैं। उत्तर दर्पण का उपयोग क्या है, तो उत्तर दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। उनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तर दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सतह सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। ये है इनका पहला उपयोग। दूसरा, दुकान में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों में इसका उपयोग किया जाता है, सिक्योरिटी यानी वो जो लगी होती है क्या कहते हैं, CCTV कैमरा, उसमें भी उपयोग किया जाता है। आइए, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब ये जो चिन्ह परिपाटी है ना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर प्रश्नावली आ जाती है,
ठीक है, ये देखिए सब है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।